जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे भौतिकी में कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन जो वर्ग 10 के बच्चों के लिए था और वर्ग 10 के उन बच्चों के लिए था जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है। तो मैं उन्हीं को मद्देनजर में रखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रेगुलर अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपको वीडियो यदि पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट क्लास में जो भी चीज पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है या वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, ये पढ़ लिए थे। फिर इसको पढ़ने के बाद हम किसके बारे में पढ़े थे? तो इसको पढ़ने के बाद हम पढ़े थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फिर पढ़े थे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। फिर पढ़े थे कि सूर्य जो है टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत नहीं होता है, जबकि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों। इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद फिर हम आए थे किस पर? तो फिर हम आए थे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो समय होती है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय में जो आभासी कमी होती है, उस कमी के बारे में डिस्कस किए थे कि सूर्य भगवान जब उगते हैं तो वो उगते हैं देर से, लेकिन उनका जो होता है आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है लगता है कि पहले ही उग गए हैं। फिर डूब जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़े हुए थे। यदि आप उसको नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो नंबर 5 होगा, ये वीडियो नंबर 6 है आज का, वीडियो नंबर 5 में उसको पढ़ाए हुए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भाई? तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सॉरी प्रकाश का प्रकीर्णन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हमारे पास हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हमारी कोशिश थी मेरे भाई कि हम इस चैप्टर को 6 क्लास में कंप्लीट कर लें, लेकिन हमें लग रहा है कि आज की इस क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ समय लग सकता है। तो चलिए देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है भाई। तो वर्ण विक्षेपण को समझने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपके पास प्रिज्म होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? प्रिज्म होना चाहिए। और आपको हम बता दें कि प्रिज्म किसे कहते हैं। हम सेकंड चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं भाई? हम ये पढ़े हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो पढ़े हैं किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठों से घिरा अपवर्तक माध्यम, घिरा अपवर्तक माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। अपवर्तक माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं भाई, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो हमें इसकी परिभाषा वगैरह नहीं बताना है, लेकिन हम बता देते हैं ना साथ साथ में कि याद हो जाए। आप समझ लेना प्रिज्म कहलाता है, फिर इधर जगह बर्बाद होगा। और इसको हम कैसे बनाए हुए थे? तो याद होगा आपको, हम एक ऊपर त्रिभुज बनाए थे और एक सेम त्रिभुज नीचे बनाए थे, और फिर इसको हम क्या किए थे? इसको ऐसे मिलाए थे, इसको ऐसे मिलाए थे, और अंदर वाला जो है उसको भी ऐसे मिलाए थे। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया था। ये बात पढ़े हुए थे, कार्ड की सहायता से देखे थे भाई। ये रहा प्रिज्म हमारे पास, देखो ये हो गया प्रिज्म। इसको पढ़े हुए थे कि ये है हमारा प्रिज्म। देखिए, इसको हम ऐसे पढ़े हुए थे कि यदि हम इसको ऐसे घुमा दे, ऐसे हम मोड़ दे इसको, तो ये हो गया आपके पास प्रिज्म। ये क्या हो गया आपके पास? प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म। ठीक है, दिख रहा है? ये हो गया प्रिज्म। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अच्छे तरीके से पढ़े थे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ लिए थे। अब सुनिए, तो इस प्रिज्म के बारे में यदि हम जानते हैं, तो प्रिज्म के बारे में जानते हैं तो इसी से हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संबंधित है। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रिज्म हो गया। अब क्या करेंगे ना कि इस प्रिज्म को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, और ऐसे रखने के बाद हमारे पास टॉर्च नहीं है, देखिए
अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लाइट हो गया। अब इस लाइट से हम प्रकाश को भेजेंगे। ये जो लाइट निकली, इस लाइट का प्रकाश जैसे हम भेजेंगे ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो भेजने के बाद क्या होगा ना कि ये जो लाइट है, ये लाइट जब निकलेगी इस प्रिज्म से होकर, तो यह लाइट अपने अवयवी रंगों में टूट जाएगी। कौन से रंगों में भाई? अवयवी रंगों में। अवयवी रंग का मतलब समझाते हैं। जैसे हम बताएं कि यदि आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? जल चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चाहिए ना, तभी तो चाय बनेगा, और दूध चाहिए। और ये अगर इसके मिलने से हमारा अगर चाय बन रहा है, तो ये जो दूध, ये जो चाय के कंपोनेंट हुए, घटक हुए, वो कौन कौन से हुए? चीनी हुआ, चाय पत्ती हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, तो संघटक कण बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार क्या है भाई कि हमारे पास कि जब हम प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो क्या होता है कि उस प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है, और यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अर्थात इसको इंग्लिश में डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जरा सा इसको देख लेंगे कि क्या होता है वर्ण विक्षेपण। तो देखिए भाई, होता क्या है कि जब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, तो वह किरण, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, किसी भी प्रिज्म से गुजरती है, तो वह किरण अपने 7 अवयवी रंगों में, किस रंगों में? 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं? विभक्त हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? ये हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया। कैसे होगा? तो सुन लीजिए। यहां पर ये हमारे पास हो गया एक प्रिज्म, ये हो गया प्रिज्म, ये समझ लेंगे। हम ऐसे नहीं बनाए हैं, हम ऐसे बना रहे हैं। अब ये हमारी कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है? ये प्रकाश की किरण जा रही है, इसको थोड़ा सा और ऊपर भेजें। ये देखिए प्रकाश की किरण गई, तो जाने के बाद यहां पर आप जानते हैं कि अविलंब डालेंगे। अविलंब डालेंगे तो इस किरण को जाना चाहिए था, अविलंब डाले, जाना चाहिए था इसी रास्ते जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होगी? ये जो किरण है, यह किरण वास्तविक रास्ते से विचलित होगी, और फिर जब यहां निकलेगी तो फिर यहां पर अविलंब डालेंगे, और अविलंब डालेंगे तो क्या होगी? अविलंब से दूर जाएगी। मतलब जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन ये क्या हो जाएगी? ऐसे निकलेगी, अविलंब से दूर। और जैसे ही अविलंब से दूर निकलेगी, ये बता दें हम आपको जानकारी के लिए, तो यह अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। 5, 6 और ये एक बना दीजिए 7। ठीक है, 7 अवयवी रंगों में टूट जाएगी। ध्यान से देखें, ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाएगी। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और जब 7 अलग अलग रंगों में टूट जाएगी, तो सबसे नीचे क्या होगा? बैगनी। सबसे नीचे क्या होगा? बैगनी। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर क्या होगा? जामुनी। क्या होगा? जामुनी। उसके ऊपर क्या होगा? नीला। उसके ऊपर क्या होगा?
हरा, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर नारंगी, और उसके ऊपर क्या होगा, लाल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहले बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, नारंगी, पीला, सॉरी पीला, नारंगी और लाल। बैजानी ह पी नाला। इसकी ट्रिक क्या बनती है? इसकी ट्रिक बनती है, बैगनी से बै ले लेते हैं, जामुनी से जा ले लेते हैं, नीला से नी लेते हैं, पीला से पी लेते हैं, सॉरी पहले हरा है तो हरा से लेंगे, पहले हरा से लेंगे ह ले लिए, और फिर पीला से क्या ले लिए, पी ले लिए, नारंगी से क्या ले लिए, ना ले लिए, और लाल से क्या ले लिए, ला ले लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ट्रिक क्या बना, ट्रिक बना बै जा नी ह पी ना ला, ये बना। और ध्यान देना, बैगनी को इंग्लिश में वायलेट बोलते हैं तो वी हो गया, जामुनी को इंडिगो बोलते हैं, आई हो गया, नीला को ब्लू बोलते हैं, बी हो गया, हरा को ग्रीन बोलते हैं, जी हो गया, पीला को येलो बोलते हैं, वाई हो गया, नारंगी को क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, ओ हो गया, और लाल को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इस प्रकार हमारे पास ट्रिक क्या बन गया, VIBGYOR, ये भी एक ट्रिक बन गया, ध्यान रहे। अब सुन लो भाई, तो परिभाषा क्या बना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्लियर है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को बोलेंगे। क्लियर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है। अब सुन लो भाई क्या है, अब इसमें सवाल बनता है, कैसे सवाल बनते हैं जरा से उसको देख लीजिए। सवाल कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं, और फिर इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं भाई, क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल। तो सुनिए, ध्यान से देखिए, इस चीज को हम रफ में भी बताएंगे। अब देखिए, अगर ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से बिना अपवर्तित हुए सीधे निकलती तो ये इसकी क्या होती, निर्गत किरण। ये इसकी क्या होती, निर्गत किरण। लेकिन देख लो, चूंकि किरण जो निकल रही है वो ये है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। अब ध्यान दीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं। अब सुनिए, आप देखिए, प्रकाश की किरण का पथ कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना किरण का पथ, प्रकाश की किरण का पथ है। अब इस पथ को देखें, इस पथ से ये वाली लाल वाली ये है, फिर नारंगी वाली, फिर पीला वाला, फिर हरा वाला, नीला वाला, जामुनी वाला, ये कौन है, बैगनी वाला। आप क्या देख रहे हैं, अगर आप देखें ध्यान से देखें तो आप देखिए, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य जो रास्ता है, यहां से एंगल, यहां का 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 एंगल। आप देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन है, ये वाला है ना, ध्यान से देखिए, ये छोटा एंगल, मतलब ये छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। तो आप देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, बैगनी का। तो बैगनी का जब सबसे बड़ा एंगल है तो उसे हम क्या कहेंगे कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ है। और हम आपको बता दें कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को। तो याद रखेंगे, ये हमारी निर्गत किरण हो गई, ये हमारी सब निर्गत किरण हो गई, और इनके बीच का जो कोण बनेगा, इसको ऐसे आप पीछे लाइएगा, ऐसे आप पीछे लाइएगा, ऐसे आप कहां लाइएगा, ध्यान से देखिए, ऐसे आप पीछे लाइएगा, पीछे पीछे ला दिए, तो ये हो गई आपतित किरण। ये हमारी कौन सी किरण हो गई,
आपतित किरण, ये हमारी कौन सी हो गई? आपतित किरण। तो हम निर्गत को मिटा रहे हैं, निर्गत को मिटा रहे हैं, यहां पर क्या लिख देंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारी कौन सी हो गई? निर्गत किरण, ये जो बाहर निकल रही हैं, तो इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। निर्गत किरण हमारी कौन सी हो गई? ये वाली सब किरणें हो गई जो 7 अलग अलग रंगों में हो गई। तो देखिए भाई, यहां से जो कोण बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, और फिर ये एक कोण बना, फिर वैसे ही ये एक कोण बना, फिर वैसे ही ये एक कोण बना, और वैसे ही ये एक कोण बना ना। तो हमें जो चीज बताना है वो ये है कि सबसे कम जो विचलित हुआ ना, वो कौन विचलित हुआ? लाल। यानी कि यहां पर आप पॉइंट देके क्या लिख सकते हैं? लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन क्या होगा भाई? कम होगा। लाल रंग का विचलन क्या होगा? कम होगा। घबराइए मत, हम तरीका भी बताएंगे। और किसका विचलन सबसे ज्यादा होगा? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा। बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। विचलन क्या होगा? सर्वाधिक होगा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। अगला पॉइंट भाई देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने वास्तविक पथ से विचलित होती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए भाई, प्रकाश की किरण है एक माध्यम हो गया प्रिज्म, इससे जब निकल रही है हवा में, आप भी देखिए, यह है हवा, यह है प्रिज्म, और फिर उसके बाहर क्या है? हवा। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से कहां निकल रही है? हवा में। तो वो क्या कर रही है? वह अपने वास्तविक पथ से, जो इसका वास्तविक पथ है ये वाला वास्तविक पथ है, ये इसका वास्तविक पथ, इस वास्तविक पथ से क्या हो रही है? विचलित हो रही है। अब वास्तविक पथ से, अगर वास्तविक पथ से विचलित हो रही है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, तो लाल रंग का अपवर्तन कम हुआ, आप देखेंगे ये वास्तविक रास्ता है, तो ये लाल रंग का अपवर्तन कम हुआ, उससे कम किसका हुआ? नारंगी का। यानी कि आपके पास 2 सवाल बन गए। सबसे कम विचलन किसका हुआ? सबसे कम अपवर्तन किसका हुआ? लाल रंग का। सबसे ज्यादा अपवर्तन किसका हुआ? बैगनी रंग का। तो यहां पर सवाल का जवाब होगा कि लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होगा। अपवर्तन क्या होगा भाई? सबसे कम होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे है भाई, लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होगा, तो फिर होगा कि सबसे ज्यादा किसका होगा भाई? बैगनी रंग का अपवर्तन, बैगनी रंग का अपवर्तन सर्वाधिक होगा। ये जो हम अभी लिख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं जो आपको पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखिए, जब इनके अपवर्तन और जब इनके विचलन का मान ज्यादा होगा ना, तो प्रकीर्णन का मान भी ज्यादा होगा। किसका मान ज्यादा होगा? प्रकीर्णन का मान ज्यादा होगा। क्या होता है प्रकीर्णन? कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है, तो उन धूल कणों के द्वारा प्रकाश की किरण को पहले अवशोषित और बाद में विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित कर दिया जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और जब प्रकाश के प्रकीर्णन को देखें तो उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, और याद रहे बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। हम आपको बताते हैं, सुनिए। टॉर्च ले लीजिए लाल रंग का, और लाल रंग का टॉर्च जब लेंगे आप, तो देखेंगे आप कि उसकी प्रकाश बहुत दूर तक जाएगी, जिसको लेजर लाइट बोलते हैं। और जो बैगनी रंग है ना, वो थोड़े ही दूर में उसका प्रकाश जो है फैल जाएगा, थोड़े ही दूर में फैल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? बैगनी रंग का प्रकीर्णन कम हुआ और बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हुआ और लाल का सबसे कम हुआ। तो आपके पास क्या होगा कि यहां पर हम कहेंगे लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और अगला बात भाई कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ये सारे सवाल बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। आगे बढ़ जाए भाई,
तो आगे अभी एक और सवाल बनेगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। तो याद रखेंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और अगला भाई, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है आपको? अब सुन लीजिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिए, ऊपर से नीचे आते हैं, इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तो सुन लीजिए, ऊपर से नीचे आएंगे तो याद रखेंगे कि विचलन का मान बढ़ता है। अच्छा, विचलन का मान पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, अपवर्तन का मान बढ़ता है। दूसरा क्या हो गया भाई, अपवर्तन का मान बढ़ता है। अच्छा भाई, दूसरा अपवर्तन का मान हो गया। अब फिर तीसरे पर आ जाएं तो तीसरा देखिए क्या है भाई, प्रकीर्णन का मान क्या है, प्रकीर्णन का मान बढ़ता है। देख लो, लाल का कम और बैंगनी का ज्यादा, तो हम क्या लिखेंगे, प्रकीर्णन का मान, इसका मान, प्रकीर्णन का मान बढ़ता है। ये क्या होता है, बढ़ता है। और एक बात, अब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, चाहे इसमें अब एक अगला टॉपिक लिख लेते हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे आने पर इनका मान बढ़ता है, इन सब का विचलन का मान बढ़ता है, अपवर्तन का मान बढ़ता है, और फिर प्रकीर्णन का मान बढ़ता है। और याद रखेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर इसका मान बढ़ता है। अब एक और पॉइंट आता है भाई, हम पढ़े हैं, और क्या पढ़े भाई, अपवर्तनांक। क्या बने हैं, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है भाई, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर। एक बात बताइए कि साइन आई जो है, साइन आई और जो साइन आर है, आप देख रहे हैं कि आर का मान अविलंब से दूर हो रहा है ना। आर का मतलब क्या, साइन आई का मतलब क्या है, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। और आर का मतलब क्या है, अपवर्तन कोण। आर का मतलब क्या है, अपवर्तन कोण। एक बात बताइए कि आपतन कोण का मान ज्यादा है यहां से देखिए, यहां पर इस किरण को, ये जो हमारे पास है, ये अविलंब डाले हैं ना, तो ये जो किरण हमारी जा रही है, ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। तो एक बात बताइए कि ये आपतन कोण का मान ज्यादा होगा कि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। यहां से इसको मापेंगे ना, इस अविलंब से इसको, फिर इसको, ये ध्यान दें, इस अविलंब से इसको मापेंगे, फिर मापेंगे ना अविलंब से। देख लो, तो आप क्या देख रहे हैं, ये हमारी, ये अविलंब ही तो है भाई, ये दोनों क्या है, अविलंब है। तो आप जानते हैं कि ये रही आपतित किरण, ये रहा अविलंब, इसके बीच का कोण ये है ना, कोण ये, और ये रही हमारी अविलंब, और ये रहा अपवर्तित किरण, ये सारी क्या हो गई, अपवर्तित किरण। तो आप देखिए, अविलंब और पहली वाली लाल वाली अपवर्तित किरण के बीच का कोण, ये कोण, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। आप क्या देख रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ध्यान दे भाई, यदि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो तो बताइए कि अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और यदि अपवर्तन कोण का मान कम हो तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम केवल एक सिरे को लेकर चलते हैं, एक सिरे को, किसको लेकर चलते हैं,
हम लेके चलते हैं कि यदि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो, तो बताइए अपवर्तन कोण का मान किसका ज्यादा होगा? बैगनी वाले का ज्यादा होगा? ये वाला अपवर्तन कोण, ये वाला, यही वाला ना होगा अपवर्तन कोण, ये वाला। तो बैगनी वाले का अपवर्तन कोण ज्यादा है, इसका मतलब क्या? बैगनी वाले का अपवर्तन कोण ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि अपवर्तनांक किसका क्या होगा? कम होगा, बैगनी का अपवर्तनांक कम होगा। तो बात यहां पर ये आएगी यहां पर बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? यहां पर कम होगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो अब देखिए, अब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां पर दो चीज बन रहा है। यहां पर हम सवाल और भी लिख दें कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा भाई? कम, तथा बैगनी रंग का लाल रंग का अपवर्तनांक ज्यादा तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक कम प्राप्त होगा। अब देखिए आगे यहां से क्या होगा। तो हम यहां पर अब वो सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं जिन पॉइंट्स को जानना जरूरी है। तो ऊपर से नीचे आए तो किसका मान बढ़ रहा है भाई? विचलन का मान बढ़ रहा है, अपवर्तन का मान बढ़ रहा है, प्रकीर्णन का मान बढ़ रहा है, और साथ साथ में यहाँ पर क्या देखे कि साइन आर का मान भी बड़ा हो रहा है। साइन आर का मान भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। साइन आर बड़ा हो रहा है मतलब अपवर्तनांक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अपवर्तनांक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब कि बैगनी वाला जो है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और लाल का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो याद रहे आपको कि अपवर्तनांक का भी मान बढ़ता है, अपवर्तनांक का भी मान भी बढ़ता है। यहां पर लिख देंगे कि अपवर्तनांक का मान ज्यादा, लाल रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो इस आधार पर देखिए क्या होगा, इस आधार पर अपवर्तनांक का मान ऊपर सबसे कम और नीचे सबसे ज्यादा, तो अपवर्तनांक का मान भी बढ़ता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर है ना इतना? अब आगे बढ़ जाए भाई, अब आगे हम लोग आते हैं। तो हमारे पास एक चीज जो जानकारी के लिए बता दें, आपको नोट करके लिख लेना है, नोट करके कि आवृत्ति का मान नहीं बदलता, आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है? और एक पॉइंट याद कर लेना है कि ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य का मान घटता है। इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य का मान घटता है। तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है? घटता है। उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझे होंगे। तो ये हमारे पास सवाल बन गए ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव। ठीक है? ये ध्यान रहे, यहां पर ये कॉन्सेप्ट था, यहां पर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। ठीक है? ये और फिर ये सारे पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, ये सारे पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? और ये ऊपर से नीचे आ रहे थे। अब सुनिए भाई, तो ये तो हम समझ लिए कि जब प्रकाश की किरण जो है क्या हो रही है कि प्रिज्म से गुजरती है तो वह किरण अपने 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है, अवयवी रंगों में बट जाती है। उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को कह रहे हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब क्या होता है कि इसे, और जब इसे याद रखेंगे, और जब इसे पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, किस पर? पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं तो इसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट्ट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट्ट कहते हैं। ठीक है? ये ध्यान रहे, जब इसे पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे तो इसे स्पेक्ट्रम या कहेंगे वर्णपट्ट। तो ये स्पेक्ट्रम की परिभाषा आपको भी याद हो गई, वर्णपट्ट की भी परिभाषा याद हो गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप,
जल्दी से ले लें, ले लिए, चलिए मिटा रहे हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो चलिए हम क्या देखें, जो चीज देखे उसको एक बार शॉर्ट वे में लिख दिए हैं। शॉर्ट वे में यहां पर हम लिख दिए हैं, ये प्रकाश की किरण का ये वास्तविक पथ है, ठीक है। और यहां से ये इसके कोण है, तो ऊपर से नीचे जाने पर, आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, अपवर्तनांक का मान, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन का मान, विचलन का मान और प्रकीर्णन का मान बढ़ता है, जबकि तरंगदैर्घ्य का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ये आप याद कर लेंगे। अब हम आते हैं, हमारे पास अगला जो टॉपिक है उसका नाम है इंद्रधनुष। क्या नाम है, इंद्रधनुष। चलिए समझते हैं इसके बारे में कि क्या होता है इंद्रधनुष। लेकिन इंद्रधनुष को जानने से पहले हमें जानना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो चलिए हम अपना टॉपिक ही क्या दे देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है सुनते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको जानना होगा क्रांतिक कोण के बारे में। किसके बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में। इसको जानने से पहले आपको क्या जानना होगा, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण जान लेते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होती है देखिए, हम एक बात बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो क्या होती है, हम जानते हैं कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर जाती है, ये पढ़े हैं। और दूसरा, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है भाई, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, ये बात पढ़ लिए हैं, ये बात पढ़ लिए हैं। उसी चीज पर हमारा क्रांतिक कोण है। देखिए क्या है, नीचे है सघन माध्यम, ऊपर क्या है भाई, विरल माध्यम, और यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल है। अब एक बात बताइए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, ये किरण जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन ये किरण ऐसे निकल गई ना। दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, ये हमारे पास है विरल, ये है नीचे सघन। अब इस बार क्या कर रहे हैं ना, प्रकाश की किरण को ये वाला एंगल, जो ये आपतन कोण है, कोण आई है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण, कोण आर है। यदि हम इस आपतन कोण को बढ़ा दिए, अविलंब डालेंगे, जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन वो किरण ऐसे निकल जाएगी। आप देख रहे हैं, अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन ये किरण ऐसे निकल गई। अब फिर एक स्टेप और, ये रहा विरल माध्यम और ये रहा सघन माध्यम, ये है। और जब प्रकाश की, ये दोनों माध्यमों को अलग कर रही है, जब प्रकाश की किरण ऐसे गई तो अपवर्तित किरण जो है ना, जाना चाहिए था इस रास्ते, ठीक है, लेकिन वो किरण हमारी ऐसे ही निकल गई। ठीक है, तो याद रहे, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, और यहां पर भी क्या है, आई ही है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं भाई, आप ये देख रहे हैं
कि एक बार क्या हुआ, जब इस किरण को सघन से विरल में भेजे तो ये किरण का एंगल कम था, तो ये किरण थोड़ी सी अपवर्तित हुई, मतलब ये जो अपने पास अभिलंब है, अभिलंब से थोड़ी सी दूर हटी। ये जो अपने पास क्या है, अभिलंब है, इस अभिलंब से क्या हटी भाई, थोड़ी सी दूर हटी, अपवर्तित किरण। ये अपनी क्या है, अपवर्तित किरण है। ये अपने पास अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। और वैसे ही ये भी क्या है, अपना अभिलंब है, और ये क्या है हमारे पास, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ध्यान से सुनिए और समझिए। आप देखिए भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण। इधर भी आपतन कोण, इधर भी आपतन कोण। एक बात आप गौर कीजिए, एक बात आप गौर कीजिए, आपतन कोण का मान पहले छोटा सा था, इतना सा था। इस कोण के मान को हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए। इस बार में क्या किया, इस कोण का मान और बढ़ा दिए। और जब आपतन कोण का मान और ज्यादा बढ़ाए तो आप क्या देख रहे हैं, आपतन कोण का मान कम किए तो पहले किरण ऐसे जा रही थी, अपवर्तित किरण। थोड़ा सा और बढ़ाए तो थोड़ी सी और टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी और टेढ़ी हो गई। और इस प्रकार हो गई कि ये रहा अभिलंब और ये रहा अपवर्तित किरण, इसके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन को, तो यदि अपवर्तन कोण का मान, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उस माध्यम में उपस्थित प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान ही क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब यही जो कोण आई है ना, यही आपको क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। लेकिन कब कहलाएगा, लेकिन कब कहलाएगा, जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा ये होगी, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, याद रहे आपको, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यदि अपवर्तन कोण का मान, यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो आपतन कोण ही, तो आपतन कोण ही क्या कहलाती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आया होगा समझ में। क्रांतिक कोण कहलाता है, क्या है कि ये जो है ना आपतन कोण जो है, यदि आपतन कोण का मान, ये देखो आपतन कोण कम था, ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ये उससे ज्यादा हुआ। चलो हम आपकी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर दे रहे हैं, यहां कर दिए। अब ठीक है, ये कोण और बढ़ गई। और ये जो किरण है, इस किरण का रास्ता भी दिखा दें हम थोड़ा सा। इस किरण का रास्ता जो है वो इस प्रकार हो जाएगा, हो जाएगा। ये हो गया इस किरण का रास्ता। लेकिन ये क्या हो गई, ये अपवर्तित होके कहां चली गई, 90 डिग्री पर चली गई। तो ये कोण जो है, ये छोटा सा था, उससे बड़ा, सबसे बड़ा और इतना बड़ा कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो गया ना अपवर्तन कोण, तो ये जो हमारा एंगल जो अपवर्तन कोण को 90 बना रहा है, तो यही वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि अपवर्तन कोण का मान, यदि अपवर्तन कोण का मान, ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, ये याद रखेंगे। यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाती है। आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाती है, यह कहलाता है, ये याद रखेंगे। अरे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण नहीं होता है, वही चीज है। अब सुनिए, अब आते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, सुन लीजिए भाई।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल, इसको लिख देते हैं TIR, क्या क्या लिख देते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो भाई TIR क्या होती है, होगा क्या, ये प्रकाश की किरण है, ये सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम। एक बात बताइए कि यदि हम प्रकाश की किरण, ये जो हमारी क्रांतिक कोण है, इसके मान को और बढ़ाएं, इसके मान को और बढ़ाएं, तो ये किरण जो 90 पर आई है, वो किरण ऐसे भी तो जा सकती है, ये जो किरण जो 90 पर निकली है, यह किरण ऐसे भी तो जा सकती है। तो वही काम होता है यहाँ पर, यह प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं, क्रांतिक कोण के मान को बढ़ा रहे हैं, क्रांतिक कोण के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही हम बढ़ाए क्रांतिक कोण का मान, इसके मान को और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और बढ़ा लीजिए, बढ़ गया, यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान बढ़ाए, तो ये किरण क्या हो गई ना, ये किरण जाना चाहिए था इसको इस रास्ते, लेकिन ये किरण इसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। और जब इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो आप जानते हैं कि सघन से गई और सघन में ही आ गई, तो बताइए कि हम उसको क्या परावर्तन नहीं कहेंगे, परावर्तन नहीं कहेंगे। परावर्तन में पढ़े ना कि प्रकाश की किरण को किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना, तो ये सतह से टकराया, वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते थे। इसलिए यहाँ पर ये क्या जुड़ गया, परावर्तन, क्या जुड़ गया, परावर्तन। अब ये परावर्तन अंदर ही हुआ, अंदर ही हुआ, तो इसको बोलेंगे आंतरिक, क्या कहेंगे, आंतरिक, क्या कहेंगे, आंतरिक। और पूर्ण रूप से हुआ तो इसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, इसकी परिभाषा ये बनती है कि जब क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते हैं, किसके मान को, जब क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते हैं, जब क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते हैं, जब क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है भाई, तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे लौट जाती है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए लाइट चली गई, नेक्स्ट डे में इसको कवर कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।